देखिए यहाँ पर दो बातें हैं समझ में आ रही होगी। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर से अचानक से ये पूर्ण स्वराज कैसे आ गया? अचानक से ये 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाया जाने लगा? थोड़ा-सा समझने वाली बात ये है, ध्यान से समझिएगा, जब मोतीलाल नेहरू थे स्वराज पार्टी के, उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, चित्तरंजन दास जी के बारे में मैंने बताया कि 1925 में चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद लॉर्ड बर्कनहेड थे उस समय, लॉर्ड बर्कनहेड जो उस समय अंग्रेज थे, साइमन को बैक के जब नारे लगाए जा रहे थे, तो साइमन भारतीय जब साइमन का विरोध कर रहे थे, तो बर्कनहेड जो रहे, बर्कनहेड ने बहुत विरोध किया था, भारतीयों की आलोचना किया हुआ था। बर्कनहेड ने भारतीयों की आलोचना किया हुआ था, किया था इंडिया को। कहा था कि यार तुम लोग साइमन गो बैक के नारे क्यों लगा रहे हो? तुम लोग अगर इतने दिमागदार हो, इतनी बुद्धि है तुम लोगों के पास, तो कोई अपना संविधान बना के दिखाओ। साइमन आया हुआ है तो आपके यहाँ साइमन जो कमीशन आया हुआ है आपके यहाँ परीक्षण करने के लिए आया है ना, आपके जो एक्ट बन गया है, नियम बनाने के लिए आया हुआ है, नियम का निरीक्षण करने के लिए। अगर आप इतने योग्य हो तो नियम बना के दिखाओ। तो ध्यान दीजिएगा, इस विरोध का, इस प्रत्युत्तर का नेहरू ने सामना किया था, मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश किया। क्या पेश किया था? नेहरू रिपोर्ट पेश किया था 1928 में। तो बुक में कहीं नोट कर लीजिएगा, बुक में कहीं नोट कर लीजिएगा कि नेहरू रिपोर्ट है ना, नेहरू रिपोर्ट वाज लॉन्च्ड बाय मोतीलाल नेहरू, है ना, एज अ नेम ऑफ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में बोल दिया कि नेहरू रिपोर्ट वाज लॉन्च्ड बाय मोतीलाल नेहरू इन 1928। इन 1928 ये भारत का, आप कह सकते हैं कि भारत के संविधान बनने की, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, भारत कैसा हो, भारत में क्या क्या नियम हो, उस दिशा में जो भारतीयों को चुनौती मिली थी, उस चुनौती का सामना करते हुए इन्होंने पहली बार भारत के लिए संविधान लिखित रूप से लिखा। ये अपने आप में बात है। अब इसको आप अपनी भाषा में लिख दीजिए कि भारत का एक रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार पेश किसके द्वारा किया जा रहा है? मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जा रहा है। किस नाम से पेश किया जा रहा है? तो नेहरू रिपोर्ट के नाम से पेश किया जा रहा है। किसकी चुनौती पर? लॉर्ड बर्कन हेड की चुनौती पर। ये भाई साइमन बैक का नारा लगा रहे थे भारतीय, चिड़े हुए थे कि भाई तुम लोग इतने होशियार हो, साइमन बैक का नारा लगा रहे, तो बना के दिखाओ ना, बना के दिखाओ अपना कोई कानून, पेश करो, कुछ है, कुछ आइडिया तुम लोगों के पास कि हाँ कैसा देश होना चाहिए। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले रिटन डॉक्यूमेंट, देखिए संविधान कैसा हो उसकी बात तो बाल गंगाधर तिलक से स्टार्ट हो जाती है। भारत का संविधान भारतीयों के लिए होगा, ये बाल गंगाधर तिलक से 1895 से सबसे पहले संविधान की बात बाल गंगाधर तिलक उस समय करते हैं, गांधी जी करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। संविधान ऐसा हो, संविधान ऐसा हो, संविधान वैसा हो, लेकिन संविधान का रिटन फॉर्म लिखा हुआ कि हाँ पॉइंट में कि भारत ऐसा होना चाहिए, ये पेश किसके सामने किया गया? अंग्रेजों के सामने। किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू के नाम पे। ये नाम आ जाता है नेहरू रिपोर्ट, तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े बड़े बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो सब लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं लगा के चले जाते हैं और गलत हो जाते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये मोतीलाल नेहरू थे जिन्होंने रिपोर्ट पेश किया। इसमें मोतीलाल नेहरू ने भारतीयों के लिए क्या क्या मांग रखी थी? कुछ मांगे विशेष रूप से आप समझ लीजिए, डोमिनियन स्टेट की मांग किया। क्या मांग किया था? डोमिनियन स्टेट। अब ये क्या होता है? डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि ठीक है आप संघ में तो शासन करिए, अंग्रेजों से कहा कि संघ में, सेंट्रल में तो आप शासन करिए, लेकिन जो स्टेट है उस स्टेट में हमें पूरी पावर दीजिए, यानी स्टेट में हर जगह हम हैं। इस तरह से बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारी बातों को रखा गया। टैक्स कम कराने की बात करी गई और बहुत सारी चीजों को, मुद्दों को उन्होंने रखा। नमक जो कर लग रहा था उस पर भी उन्होंने बात किया हुआ था, बहुत सारी बातों पर उन्होंने डिस्कशन किया हुआ था, इसमें सारे पॉइंट लिखे हुए थे। डोमिनियन स्टेट की मांग की जाती है, तो डोमिनियन स्टेट ये ज्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि इसी के विरुद्ध में इनके बेटे खड़े हो जाते हैं। डोमिनियन स्टेट के विरुद्ध में, डोमिनियन स्टेट का मतलब यही है कि हम अंग्रेजों के अधीन रहते हुए शासन करेंगे। ये मोतीलाल नेहरू संविधान में, नेहरू रिपोर्ट में लिखते हैं कि किसी के विरुद्ध में पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके बेटे खड़े। इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये गलत है, डोमिनियन स्टेट हमें नहीं चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट तो चाहिए ही नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज, अपना खुद का स्वराज हो। और यही बात इसमें आपकी बोली गई।
यही बात आपकी बुक में दी गई है, आपको दिया गया होगा कांग्रेस रिजॉल्विंग इन 1929। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग कब की जा रही है? 1929 में, जबकि नेहरू रिपोर्ट कब आई? मैंने बताया 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा उसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। ठीक है, और भी बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन जो एक मुद्दा था कि हम अंग्रेजों के अधीन रहकर शासन करेंगे, राज्यों में हमारा, हर पूरे भारत के जितने भी राज्य उसमें हमारा शासन हो जाए, सेंट्रल में भले ही आप बने रहिए। मोतीलाल नेहरू ने ऐसा कहा, जबकि कई नेताओं ने इसका विरोध किया। उसके साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने पिता की इस नीति का विरोध करते हुए कहा नहीं नहीं नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है। अब समझ में आ गया होगा, समझ में आया पूर्ण स्वराज का मतलब? बताइए। ठीक है, अभी देखो ना क्या पढ़ रहा हूँ। हाँ, ध्यान से सुनते जाइए, राम कहानी की तरह सुनते जाइए, सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, पूर्ण स्वराज के बाद पूर्ण स्वराज का मतलब क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो कहते नहीं हम किसी का अधीन नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, और इसी पूर्ण स्वराज को उन्होंने अल्टीमेटम दिया था अंग्रेजों को। अंग्रेजों को उन्होंने क्या दिया था? अल्टीमेटम दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में, रावी नदी थी वहां पर, रावी रिवर थी, उस नदी के नीचे लाहौर में लगातार रातों रात मीटिंग चल रही थी। 1929 की रात में, दिसंबर में लगातार मीटिंग, रात में तो मीटिंगों का दौर जारी था। और कहा, अल्टीमेटम दिया था कि अगर आपने पूर्ण स्वराज नहीं दिया, पूर्ण स्वराज की मांग अगर आपने नहीं दिया, तो हम अपने आप स्वतंत्र घोषित कर देंगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। ऐसा एक वैचारिक मतभेद चल रहा था। और मैंने सोचे कि अरे ये सब ऐसे ही चला रहा है, पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज हम कैसे कर देंगे, है ना? सोचे कि इतनी मेहनत हमारी, है ना, कितने साल लग गए, 3 सेंचुरी हम लोगों ने निकाल दिया है यहाँ पर, हम पूर्ण स्वराज को अपने आप दे देंगे। नहीं माना, और जब नहीं माना तो कांग्रेस को भी गुस्सा लगा। कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पूछा जाता कि लाहौर का अधिवेशन, अभी आपने पढ़ा था कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन रहा, फिर कौन अध्यक्ष रहा, याद रख लीजिए वहां भी 1929 वाली डेट डाल दीजिएगा। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस की मीटिंग कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पाने की बात की। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसकी बात किया? तो पूर्ण स्वराज की बात किया, पूर्ण स्वराज को पाने की बात की। कहाँ, किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। किस ईयर में? तो 1929 में। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या? पूर्ण स्वराज इसलिए महत्वपूर्ण जाता है क्योंकि नेहरू रिपोर्ट की जस्ट बाद आया वो गर्मा गर्म मुद्दा था। और इसके बाद जब अंग्रेजों ने बात नहीं मानी, बोले नहीं कुछ नहीं करने वाले, तो फिर इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कहा कि बाद में इन्होंने इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, देखिए स्वतंत्रता मिलती है 15 अगस्त 1947 में, वहां जाके। लेकिन अभी यहाँ स्वतंत्रता कैसी है? स्वतंत्रता के लिए अभी से भी प्रयास किया जाएगा तभी हम मिलेंगे 1947 में। तो पहली बार इन्होंने वहां पर स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दिया कि भारत फ्री हो गया, मानेगी इंडिपेंडेंस डे कह दिया। इंडिपेंडेंस डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन रिपब्लिक डे, सॉरी 26 जनवरी 1930। अगला साल 1930 का दिसंबर में रातों रात मीटिंग चल रही थी। ठीक है, अगले ही महीने जनवरी आ गया, 1930 लग गया। 1930 में 26 जनवरी का दिन उन्होंने चुन लिया। ठीक है, और कहा कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आप सोचिए, स्वतंत्रता दिवस की उन्होंने घोषणा तो कर दिया, क्या वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे? नहीं, किसी के कहने से स्वतंत्र थोड़ी हो जाएंगे। वो तो उन्होंने आपस में एक मीटिंग में कह दिया, लाहौर अधिवेशन में कह दिया कि हाँ हम ऐसा करेंगे, और स्वतंत्रता दिवस मना भी लिया। अब उनके सामने समस्या थी, अंग्रेज हंस रहे थे, है ना, अंग्रेजों के सामने भी उनको भी मजा आ रहा था, ठीक है कर रहे हैं, करने दो। अब उनको लग रहा था कि अगर हमने कुछ भारत में विरोध नहीं किया, इसका भारत में कुछ दिखाया नहीं, मजा कैसे आएगा? अब उनको लग रहा था कि कुछ होना चाहिए भाई, कुछ बड़ा होना चाहिए। जैसे एक समय असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा हुआ था, तो लगा था कि हाँ देश में कुछ हो रहा है, देश आजाद होने वाला है। अब हम लोगों ने यहाँ बैठे बैठे हमें गुस्सा लगी, हम लोगों ने हमने अपनी बात मनवाने के लिए नहीं माना, हम लोगों ने कह दिया कि ठीक है 26 मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेकिन उसके बाद क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा था लोगों।
फिर उन्होंने गांधी जी को याद किया, उसके बाद गांधी जी गांधी जी के पास आया, अपने पास विचार लेकर गांधी जी से उन्होंने पूछा, तो गांधी जी ने भी इस बात को समझा कि ठीक है, मीटिंग में आपने डिसीजन ले लिया है, पूर्ण स्वराज हो, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिले, पूर्ण स्वराज का आह्वान किया है आपने, और इसी बीच में अगर आपने 26 जनवरी 1930 को अगर आपने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की है, कोई बात नहीं। विचार करके गांधी जी ने सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट एक्ट की शुरुआत की। यहीं से सिविल डिसऑबीडियंस जो पीछे दिया गया है, आपके पीछे दिया गया है सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, तो इसके पीछे जो मिस्ट्री थी, जो हिस्ट्री थी, वो मैंने आपको बता दिया। इस सिविल डिसऑबीडियंस का मतलब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट पूछा जाता है, इसकी डेट पूछी जाती है, कब लॉन्च हुआ, तो 1930 में ही लॉन्च हुआ था, लाहौर अधिवेशन के बाद, जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया। कांग्रेस सामने समस्या खड़ी थी, अंग्रेजों को कैसे का सामना किया जाए। उन्होंने समझा कि जैसे गांधी जी ने पर सहयोग आंदोलन नाम का मूवमेंट किया था पूरे देश में, वैसा ही एक आंदोलन होना चाहिए, और उसी तरह का ही आंदोलन सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट हुआ। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट हुआ भी। सिविल डिसऑबीडियंस का मतलब था सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब हम अंग्रेजों से सीधे सीधे कहा गया कि ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें ये साफ साफ बात की जा रही है कि हम विनती पूर्वक, रिक्वेस्ट पूर्वक, हाथ जोड़कर हम कह रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ये सीधा सीधा कि हम विनती पूर्वक हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अब देखिए वहां पर क्या था नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट में, कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या है, बात नहीं मानेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे आपकी। हम आप जो आज्ञा दे रहे हो ना, नए नए कानून ला रहे हो ना, वो हम मानेंगे ही नहीं। ये मतलब था। क्यों? क्योंकि इसके पीछे फ्लैशबैक में क्या है, पीछे क्या है, पीछे स्वतंत्र घोषित कर चुके हैं, तो फीलिंग कराना चाहते थे, अंग्रेजों को फीलिंग करवाना चाहते थे कि हाँ हम स्वतंत्र हो चुके हैं। तो इसके लिए गांधी जी ने भी कह दिया, लेकिन गांधी जी ने कह दिया, हुआ नहीं। गांधी जी ने कह दिया, लेकिन इसके लिए कोई शुरुआत, कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन, कुछ कांड, कुछ हुआ ही नहीं। इसी उपलक्ष्य में गांधी जी ने उस समय नमक पर टैक्स लगाया गया था, नमक पर टैक्स लगाया गया था, और नमक पर टैक्स जो लगाया गया था, उसी को उन्होंने मुद्दा बनाया। सबसे पहले इसी को ब्रेक करते हैं, और इसीलिए आपकी हेडिंग जो दी गई है यहाँ पर, द मार्च टू दांडी जो दिया गया, द मार्च टू दांडी दिया गया है, ये उसी की व्याख्या है। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत क्या है, तो आप बताएंगे द मार्च टू दांडी, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर, ठीक है ना, नमक कानून तोड़कर इसकी शुरुआत की। बात समझ में आ रही है? नमक कानून तोड़कर सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। ये बात भी आप हमको दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है? ये प्रश्न पूछा जाता है, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट 1930 कब हुआ, 1930 में। इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो यही नमक कानून, साल्ट लॉ था, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है? तो बीच में थोड़ा सा यहाँ पर इनके बारे में दिया गया है, भगत सिंह के बारे में दिया गया है, तो भगत सिंह के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भगत सिंह का देखिए नारा स्टार्टिंग दिया गया है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके बाद मार्शल बनेंगे। It takes a loud voice to make a deep ear in class Zindabad. It takes a loud voice to make. It takes a loud voice to make a deep ear in class Zindabad. इनका नारा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। सोचिए, याद हो जाएगा बड़े आराम से आपको। इन्होंने कहा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, ऐसा कहा। धमाका मतलब बम। क्यों कहा? बहरा किसको कह रहे हैं? भारतीयों को तो कहेंगे नहीं, अंग्रेजों को कह रहे हैं बहरा, ठीक है ना? बहरा क्यों कह रहे हैं, डीप क्यों कह रहे हैं? बहरा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लगातार कुछ ना कुछ कानून ला रहे हैं, हम लोग लगातार डिमांड करते जा रहे हैं कि भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन ये सुनते ही नहीं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय चाहते क्या है, इसलिए इनको किसी धमाके की जरूरत है। जब भाई कोई बहरा होता है ना, तो उसको बहुत तेज बोलोगे तो सुनाई देता है, इसलिए धमाके की जरूरत होती है, ऐसा इनका मानना था। और इसीलिए इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भगत सिंह के बारे में अगर आ जाए तो आप थोड़ी सी बातें लिख सकते हैं कि रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट का मतलब होता है क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, सच एज भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद एंड सुखबीर। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखबीर सब दोस्त थे, सब एक ही पार्टी के। अभी बताऊंगा, इनका भी एक दल था, कोई वैसी पार्टी नहीं थी इनका, इन्होंने अपनी एक अलग से खुद की क्रांतिकारी वाली पार्टी बनाई, ठीक है?
इनका जो काम करने का उद्देश्य था वो अलग था। ये सब किनके बीच की घटनाएं हैं? ये मैंने बताया था नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट, जो बड़ा सा एक नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट है, और इधर सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट के बीच सारी घटनाएं हो रही है। इस बीच में जो 7-8 साल हैं, इन्हीं के बीच में ये लोग, इनका अस्तित्व दिखाई देता है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, ठीक है। इन्हीं की वजह से आप इनका भी आप देख सकते हैं इतिहास में कितना बड़ा योगदान है ना। ये जो कॉमरेड्स वांटेड टू फाइट द कॉलोनियल रूल, ये चाहते थे कि कॉलोनियल रूल के खिलाफ फाइट हो, एंड रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस, रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस का मतलब ये है जो अमीर वर्ग है, अमीर जो शोषण कर रहा है, अमीर जो शोषण कर रहा है, उसके खिलाफ खड़े होना चाहते थे। टू रिवॉल्यूशन वर्कर ऑफ पीजेंट्स, ये चाहते थे कि क्या हो, जैसे 1917 में आपने रूस में देखा कि वहां के जितने भी किसान लोग रहे, उन्होंने आंदोलन किया हुआ था जार के खिलाफ, वैसे ही ये लोग भी चाह रहे थे, ये लोग भी वैसे ही चाह रहे थे। भगत सिंह चाह रहे थे, भगत सिंह चाहते थे कि हमारे यहाँ के जो किसान हैं, मजदूर हैं, ये आंदोलन करते हैं, एक साथ खावा बोलते हैं, उनके खिलाफ खड़े हैं, अमीरों के खिलाफ, भारतीयों के और ब्रिटिश के खिलाफ नहीं थे। जो अमीर थे वो ब्रिटिश के सहयोग में थी, भाई ब्रिटिश सरकार में थी, गवर्नमेंट थी, जाहिर सी बात है जो अमीर वर्ग था भारत का वो उनके साथ दे रहा था, इनके खिलाफ भी थी। तो मैंने इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी बताया आपको, वही कम्युनिस्ट से बिलोंग कर रहे हैं, कम्युनिस्ट से बिलोंग कर रहे हैं। तो भगत सिंह क्या है, एक प्रकार के कम्युनिस्टवादी हैं, है ना। कम्युनिस्ट मतलब सोशल, यानी कि जो शोषक वर्ग है, एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स हैं, शोषण किए जाने वाले, जिनका जबरदस्ती, जो गरीब वर्ग है ना, इनके एक तरह से इनकी भी एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, तो वहां से कहीं न कहीं। और देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आती है वो ये कि फॉर दिस पर्पस, और इस उद्देश्य को पाने के लिए दे फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन्होंने एचएसआरए की स्थापना की। एचएसआरए मतलब एक फाउंडेशन की स्थापना किया इन्होंने 1928 में। क्वेश्चन ही बनता है कि एचएसआरए कब बना, तो एचएसआरए 1928 में ही बना। 1928 में जब मिंटो रिपोर्ट आई थी, उसी साल आप देख रहे हैं कि एचएसआरए ये भी बन रहा है। और एट फिरोज शाह कोटला इंडिया, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला जगह पर ये एचएसआरए की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य आपको पहले ही बता दिया है। इसी यही के मेंबर्स, एचएसआरए के मेंबर्स, कभी-कभी पेपर में आ जाता है स्टैंडर्ड्स की हत्या, जैसे कि स्टैंडर्ड्स उसने मारा, तो कभी-कभी वहां भगत सिंह का नाम नहीं रहेगा, एचएसआरए लिखा रहेगा, द मेंबर ऑफ द एचएसआरए, तो फिर वहां टिक लगा देना है द मेंबर ऑफ एचएसआरए, ठीक है। द मेंबर ऑफ एचएसआरए के ही मेंबर लोगों ने क्या किया, असैसिनेटेड सैंडर्स, ठीक है ना, असैसिनेटेड सैंडर्स, सैंडर्स वही है जो लाला लाजपत राय की हत्या की। पुलिस ऑफिसर हु हैड led the लाठी चार्ज that caused the death of लाला लाजपत राय, जो लाला लाजपत राय की मौत का कारण है ना, उसको मार डाला इन्होंने। कब मारा था? 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने तीनों मिलकर सैंडर्स की हत्या की। सैंडर्स की तीनों लोगों ने मिलकर क्या करते थे? along with his fellow nationalist बीके दत्त, इसके बाद सेकंड पैराग्राफ देखिए, इनके जो और भी सहयोगी रहे नेशनलिस्ट बीके दत्त, तो देखिए ध्यान दीजिएगा यही दोनों थे जो पहले ऊपर आपने नारा पढ़ा था ना, अब वही आने वाला है। तो इसमें क्या था, बीके दत्त जो थे इनके सहयोगी, हिस्ट्री को बम, उन्होंने बम फेंका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी उस समय की केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा में ये लोग ड्रेस बदलकर, अंग्रेजों की जैसे सूट बूट पहन कर ड्रेस बदलकर घुस जाते हैं, बम लेकर, पता सोचिए कितने बड़े हिम्मत वाले आदमी है ना, बम लेकर घुस जाते हैं। ऑन 8 अप्रैल 1929, देखिए 1928 में स्थापना होती है एचएसआरए की, और अगले ही साल अप्रैल में देख रहे हैं आप 8 अप्रैल 1929 को आप देख रहे हैं ये असेंबली में जाते हैं। द एम एज देयर लीडर एक्सप्लेन्ड वाज नॉट टू किल, वहां पर ही थ्री वो बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1929, यानी वहां जाते हैं और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक देते हैं। वहां पर मीटिंग चल रही होती है, वहां से बम लेकर फेंक देते हैं और पर्चे फाड़ फाड़ के फेंकते हैं, पर्चे में कुछ लिखे रहते हैं उसको। लेकिन बम कहाँ फेंकते हैं? बम ऐसी जगह पर फेंकते हैं जहां पर कोई मेंबर नहीं। इनका मकसद किसी को मारना नहीं था, ये साफ साफ पर्चे में लिखते हैं कि हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं है, लेकिन हमारा पैरों को हमारी आवाज सुनाना है, जो हमारा देश कहना चाहता है वो आप सुन नहीं रहे। और उसके बाद वहीं खड़े रहते हैं, भागते भी नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहते हैं असेंबली में, जाते नहीं है। कितनी बहादुरी की बात है, ठीक है ना। एहसास दिला रहे हैं कि आप हमारी बात सुनिए, हमारे देश को छोड़कर जाइए, जो हमारे यहाँ जो आप नियम कानून लगा रहे हो फर्जी के, ये सब हटाइए यहाँ से। मारना उद्देश्य होता तो सोचते जजी के ऊपर फेंक देते, जो मतलब मुख्य व्यक्ति है सेंट्रल असेंबली में, उसी को फेंक देते, नहीं फेंकते, है ना।
लेकिन क्या हुआ भगत सिंह को बाद में क्या हुआ, भगत सिंह वाज ट्राइड, है ना, एंड एक्सक्यूटेड एट द एज ऑफ 23। जब इनकी 23 इयर्स की एज थी, ये बताइए 23 साल के थे, 23 इयर्स के थे और इनको फांसी दे दी गई, ठीक है ना। इनको फांसी कब दी गई थी, साथ ही साथ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह ये भी आप जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों व्यक्ति थे जिनको एक साथ इन्होंने कहा कि भगत सिंह को फांसी लगेगी, साथ साथ खड़े, ठीक है ना, इतने मतलब मित्रता नहीं। 23 मार्च 1931, 23 मार्च 23 मार्च 1931 को जाके 29 में आपने देखा कि उन्होंने बम फेंका, 29 में बम फेंका, 28 में एचएसआर की स्थापना, अगले ही साल बम फेंका और 2 साल बाद 1931 में इनको फांसी दे दी गई जब ये 23 साल, ठीक है। इसके पीछे भी बहुत इतिहास है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस को मनाते हैं 23 मार्च को 1931। इसके पीछे बड़ा हिस्ट्री है। भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी उस समय चंद्रशेखर आजाद, थोड़ी सी समझ लीजिए बात, चंद्रशेखर आजाद जो थे काफी नाराज थे। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह जेल में थे, तो काफी समय तक जेल में थे। आनंद भवन में मीटिंग चल रही थी, आनंद भवन बहुत आलिशान महल था, मोतीलाल नेहरू ने बनवाया हुआ था। मोतीलाल नेहरू ने अपने पुराने भवन को स्वराज भवन को दे दिया था, कांग्रेस को दे दिया था, और आनंद भवन इलाहाबाद में बना हुआ है, अभी आलिशान महल जैसा बनवाया था उन्होंने, ठीक है। वहीं पर बहुत से जो बुद्धिजीवी थे उनकी मीटिंग चल रही थी, कई सारे कांग्रेस के सदस्य रहे। चंद्रशेखर आजाद चुपचाप जाते हैं वहाँ पर, आनंद भवन सबसे पास करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भाई उनके मित्र थे, कहते हैं कि भगत सिंह को फांसी दी जा रही है, जेल में डाला जाए, तो उसको अपनी बात, ये सब बात कर रहे थे, इसमें बात नहीं। गांधी जी के ऊपर भी आरोप लगता है, गांधी जी के ऊपर आरोप ये लगता है कि जिस समय गांधी जी गोल्ड सम्मेलन के लिए ब्रिटेन जा रहे थे, गोल्ड सम्मेलन के लिए लंदन की ओर रवाना हो रहे थे, गांधी जी उस समय चाहते अगर एक आवाज दे देते तो हो सकता था कि भगत सिंह की जान बच जाती, ठीक है ना, चंद्रशेखर आजाद भी। लेकिन ऐसा गांधी जी के द्वारा भी कोई कार्य देखने के लिए मिलता नहीं। गांधी जी से भी अपील की गई थी, गांधी जी से रोकने की आंदोलन करने थे, भाई गांधी जी कह रहे थे कि हम अहिंसा की जारी, आपने हिंसा किया इसलिए उनकी बात नहीं सुन रहे थे। लेकिन देश, दोनों का उद्देश्य तो एक ही है ना, देश को आजाद कराना, मदद करनी चाहिए थी। लेकिन आनंद भवन में बैठे हुए कांग्रेस के सदस्यों ने मदद नहीं किया। साथ ही साथ गांधी जी के ऊपर भी आरोप ऐसा कहीं पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है, वो आपको बता रहा हूँ, आरोप लगाया जाता है। हालांकि पूरी तरह से बात सत्य है कि नहीं है, जब आप लोग समझेंगे आगे चल के, ठीक है। तो लोगों की अपील थी, लोग चाहते थे कि गांधी जी इस विषय में कुछ बोले कि भगत सिंह को क्या कर दिया, आजाद कर दिया। गांधी जी कुछ भी वक्तव्य नहीं दिया, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नहीं आपने गलत किया, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप सही कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कहा। और 1931 में गांधी जी रवाना हो जाते हैं कहाँ के लिए, लंदन के गोल्ड में सम्मेलन के लिए, है ना। और इधर वो फांसी हो जाती है। चंद्रशेखर आजाद जो आनंद भवन गए थे चर्चा करने के लिए कि भैया बात करो, तो आनंद भवन में गए तो वहीं पर एक खुफिया भारत देश का ही अपना उन्हें कोई जानकारी दे देता है ब्रिटिश को। तो अंग्रेज वहीं इलाहाबाद में अल्फ्रेड जो पार्क था वहां पर, वहीं पर घेर लेते हैं चंद्रशेखर आजाद को पता चल जाता है कि चंद्रशेखर आजाद वहां मीटिंग में गए थे, बातचीत कर रहे थे, बहस कर रहे थे, तो भाई आप लोग हमारी मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। भगत सिंह ने देश के लिए इतना काम किया है, हम लोगों ने स्थापना की, हम लोग भी तो आप यहाँ से काम कर रहे हैं, उसने क्या गलत किया, उसने किसी को मारा तो नहीं है। बहस कर रहे थे वहां पर जैसे, लेकिन पता नहीं किसी ने जो है उधर से जानकारी दे दी। चंद्रशेखर आजाद को पता चल गया कि वहां से चंद्रशेखर आजाद भागते हुए उसी पार्क में छिप गए। पार्क में जैसे ही घुसे तो पार्क को चारों तरफ से घेर लिया गया, और जब पार्क को चारों तरफ से घेर लिया गया, उसी अल्फ्रेड पार्क यानी अंग्रेज के नाम पर ही, उसी अल्फ्रेड वही अंग्रेज था पार्क के नाम पर, आपने देखा कि जब वो चारों तरफ से घिर गए तो चंद्रशेखर आजाद को लगा कि अब तो मैं घिर गया हूँ, मैं मारा जाऊंगा। उन्होंने सोचा कि मैं ब्रिटिश की गोली से मरने की बजाय, ब्रिटिश अंग्रेजों की गोली से मरने की बजाय मैं अपने आप को खुद को गोली मार लूं, क्योंकि जिंदगी भर से उन्होंने हमेशा सम्मान के साथ किया है, तो सम्मान के साथ मरना भी पसंद करेंगे। और इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली स्वयं मार दी, सर पर बंदूक लगाकर एक पेड़ के नीचे बैठे थे और सीधे मार दिया, मर गए। आज भी आप जाइए, वो जो अल्फ्रेड पार्क था जो वहां पर है, वो चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से है, इलाहाबाद में अभी भी है। सिविल लाइन में आप जाएंगे तो आजाद पार्क पूछिएगा क्या है, बहुत बड़ा आजाद पार्क बना हुआ है, वहां पर चंद्रशेखर आजाद की बहुत बड़ी प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये वही घटना है, ठीक है। ये सब चीजें बीच में माने रखती हैं, क्रांतिकारियों को आंदोलन बीच में माने रखता था, जो इतिहास में, इतिहास के पन्नों में, सुनहरे पन्नों में
बहुत ही बढ़ चढ़ा कर नहीं लिखा गया, ये भी अपने आप में बहुत ही दुख होता है ना, इन चीज़ों को सुनकर कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने काम किया, मेहनत किया, है ना, अपनी जान दे दी, है ना, और उनका इतिहास में सुनहरे पन्नों पर भी इतना संक्षेप में विवरण दिया गया है। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे सत्येंद्र आज़ाद हो, चाहे और भी बहुत सारे हमारे ऐसे क्रांतिकारी रहे जिनका जो हिस्ट्री रहा वो थोड़ा सीमित कर दिया गया। अच्छा, हिस्ट्री में लिखने वाले कौन थे उस समय, आप ये समझ लीजिए, जो ब्रिटिश रहे, जो उस समय की कांग्रेस पार्टी रही, जो उस समय के जो लोग रहे, जो मुख्य लोग रहे, उन्हीं के बारे में हाईलाइट किया गया, फोकस किया गया। बीच में बहुत सारे लोगों ने काम किया, लेकिन वहां पर क्या लाइट डाला गया? आप टीवी में, जब आप टीवी देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, चाहे कोई भी फिल्म देखते हो, कैमरा जिसके सामने रहता है लोग उसी को देखते हैं। कैमरा जिसके सामने हो जाएगा, कैमरे का इम्पोर्टेंस है, कैमरा इधर हो गया, उसका महत्व बढ़ेगा। कैमरे ने अगर किसी गरीब व्यक्ति के ऊपर दिखा दिया, तो उस गरीब व्यक्ति को ऑपरेटिव पूरे रातों रात पर पड़ेगी, गरीब व्यक्ति वहां पड़ा हुआ है। ऐसे तो हजारों लोग भारत में कहीं न कहीं पड़े रहते हैं, उनके ऊपर तो कैमरा कर नहीं जाता। लेकिन जब सरकार की आलोचना करनी होती है, तो फिर विपक्षी पार्टी फिर एक न्यूज निकाल के दिखाती है, और जब वही अपोजिशन पार्टी जब गवर्नमेंट सरकार में आ जाती है, तो फिर उसको वो जो रोड में पड़े हुए लोग थे, फिर वो नहीं दिखते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम सोचने का, समझने का। तो मेरे कहने का मतलब, आपने जब सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ा था ना, उसमें आपको पढ़ा था ना, पहला चैप्टर आप देखिए उसमें क्या सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट फॉर अस, उसमें दिया था, उसमें क्या दिया हुआ था कि अंग्रेज हिस्ट्री के साथ छेड़खानी किया, अपनी उपलब्धियों को, अपनी ज्यादा ज्यादा चीजों को बताने का प्रयास किया करते थे, लिखवाने का प्रयास किया, और इन सब में कहीं ना कहीं क्या कर दिया, जो भी कहते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को? कहानी समझ में आई नहीं? यस। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। तो देखिए, तो मार्क्स गांधी भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मार्क्स गांधी का मतलब मैंने आपको समझा दिया, गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी के मार्क्स गांधी के निकले, साबरमती का बता दे रहा हूं, ठीक है, आप पढ़िएगा। देखिए, इसमें सीधे सीधे पहली लाइन में दिया गया है कि जो पूर्ण स्वराज, पूछा जाता है कि मार्च टू दांडी किस लिए आया, तो मार्च टू दांडी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक पहला चरण था, शुरुआत थी। आया किस लिए? पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पाने के लिए, जो 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, सॉरी फिर से रिपब्लिक बोलिए, 26 दिसंबर 1930 को मैंने क्या किया, स्वतंत्रता कंप्लीट इंडिपेंडेंस मनाया गया। उस लक्ष्य को पाने के लिए मार्च टू दांडी किया गया, ठीक है। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहला स्टेप था। इसी के द्वारा सिविल, यही से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, सब आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा, जो पूरे भारत में अलग, जैसे आपने देखा ना कि अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी पूरे भारत में, दक्षिण भारत में बहुत जगह दिखाई देता है, लेकिन बहुत जगह पर, कई जगह पर सिविल भारत में सभी लोगों ने अपने अपने तरीकों से अंग्रेजों का बहिष्कार करना शुरू किया, लोगों की उनकी बात मानना शुरू की। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें मार्च दांडी में हुआ क्या था कि साबरमती, जो कि अहमदाबाद में है, थोड़ा और भी जान लीजिए, साबरमती जो आपका अहमदाबाद में है, इस साबरमती आश्रम गांधी जी ने स्थापना किया था। जब 1915 में जब यहाँ पर आए थे, दक्षिण अफ्रीका से साबरमती आए थे यहाँ पर, सॉरी भारत आए थे, तो उन्होंने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम आपका अहमदाबाद में है। अहमदाबाद से किस जिले में गए? दांडी में गए। दांडी आपका कहाँ है? दांडी आपका जिला नहीं है, दांडी आपका प्लेस है, कोस्टल एरिया है, कोस्टल वाला समुद्री तटीय इलाका है दांडी। किस जिले में पड़ता है? नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? नवसारी। नवसारी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर गुजरात के अंदर अहमदाबाद से नवसारी डिस्ट्रिक्ट है, या साबरमती से दांडी कहते हैं। दांडी कहाँ है? नवसारी डिस्ट्रिक्ट में, और साबरमती कहाँ है? अहमदाबाद में। बस इतना इन्होंने 200 इसमें दिया है, 240 माइल्स है ना, साबरमती में कोस्टल टाउन ऑफ दांडी, इन्होंने दांडी की यात्रा किया। उसमें कहा है कि भाई हमसे एक बेसिक जो नीड्स है हमारी, बेसिक नीड्स हमारी क्या है, मतलब नमक जैसे, नमक के बिना कुछ होता है कि हमारा भारत देश जो चारों तरफ से समुद्री तटीय इलाकों से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से भारत एक आपका एक ऐसा है प्रायद्वीप है जो चारों समुद्रों से घिरा हुआ है, यहाँ की समुद्र की इतनी अनेकता है, इसके बावजूद हम लोग नमक के लिए टैक्स दे रहे हैं, कितनी शर्म की बात है, पाप है, ऐसा इसमें कहा है। नमक से, नमक बेसिक चीज है, उससे भी हमसे टैक्स लिया जा रहा है।
ये तो फ्री होना चाहिए। तो वही गांधी जी जाते हैं और नमक कानून को तोड़ने का मतलब ये है कि नमक को बनाने का, साल्ट को बनाने का जो सारा राइट था, अधिकार था, अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया था। किसी भारतीयों को ये अधिकार नहीं था कि अपने तरीके से नमक फैक्ट्री में बना सकते हैं, नमक बना सकते हैं। लेकिन गांधी जी जाते हैं 12 मार्च 1930 को गांधी जी निकलते हैं और 5 अप्रैल 1930 को पहुंच जाते हैं कहाँ, दांडी पहुंच जाते हैं। रात हो जाती है, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं 6 मार्च 1930 को। सुबह उठकर वहीं से एक चुटकी, है ना, समुद्र का पानी उठाकर बस ऐसे उठा लिए, वही नमक कानून हो गया। मतलब तरीका है उठाने का, ठीक है ना, उसी को बस ऐसे उठा लेते हैं, वही मान लिया गया कि हाँ नमक कानून हो गया, अब नमक हम लोग कैसे बनाएंगे, ये मतलब हो गया इसका, ठीक है। तो एक विद्रोह किया तो उसको उबाल कर और कई तरीके से बनाया जाएगा। राइट नहीं थे पहले पास भारत के पास, इस तरह से अंग्रेजों की पहली अवहेलना की। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, नमक कानून लगाया इन्होंने, नहीं माना, ठीक है। क्योंकि गांधी जी ने इससे पहले 11 सूत्री मांगे भी किया था, आपको ये हिस्ट्री पढ़नी कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाए। 11 सूत्री मांगे गए, उसमें बहुत सारी गांधी जी डिमांड थी, उसको अंग्रेजों मारे नहीं थे, तो गांधी जी भी नाराज थे, सोचे थे कि चलो सीनियर डिमांड तो आने ही, हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी बातें रही बेटा, और इसी में आप लोग देख लीजिए, ये नीचे एक इसमें देख लीजिए, वुमेन इन द फ्रीडम, है ना, ये देखिए इसमें दिया गया महात्मा गांधी ब्रेकिंग अप सॉल्ट ला बाय पिकिंग अप, है ना, अ लंप ऑफ नेचुरल सॉल्ट, है ना, नेचुरल सर सॉल्ट। दांडी किस स्टेट में है? दांडी भी बेटा गुजरात में, दांडी भी गुजरात में, है ना, दांडी भी आपको गुजरात में है, ठीक है, दोनों गुजरात में। साबरमती कहाँ है, साबरमती अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में। दांडी कहाँ है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में, नवसारी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, गुजरात में, दोनों गुजरात में, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ महिलाओं का, देखिए विमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, अंबाबाई फ्रॉम द कर्नाटका, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अंबाबाई कर्नाटका की क्या है, कर्नाटका में कुछ महिलाओं का भी आंदोलन देखते हैं। सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में महिलाओं का कुछ भी आंदोलन हमें देखने के लिए मिल जाता है। महिलाओं में अंबाबाई का नाम आता है। अंबाबाई के बारे में आप पढ़ेंगे इसमें अगर इसमें देखें तो आप थर्ड पैराग्राफ देखिए, थर्ड पैराग्राफ में दिया है, थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो सबसे लास्ट में दिया है, अंबाबाई ऑफ कर्नाटका हैड बीन मैरिड एट एज 12, यानी 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में अंबाबाई की शादी हो गई, ठीक है, 12 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई, है ना। और जब इनकी शादी हुई तो यही कारण था, मैंने आपको जब पढ़ाया था तभी तक जल्दी जल्दी शादी हो जाती थी, यही कारण था कि लोग विधवा हो जाते थे। अब देखिए ये भी कारण था, विडोड एट 16 और 16 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई, अब बेचारी अकेले, है ना। अब उन्होंने क्या किया, सी पिकेटेड फॉरेन पाथ एंड लिक्विड शॉप्स इन उडुपी। उडुपी एक जगह है वहां पर कर्नाटका में, उडुपी कर्नाटक की रहने वाली थी अम्माबाई। उडुपी एक जगह है जहां पर लिक्विड शॉप्स, शराब की दुकानें थी, अंग्रेज पीते थे वहां पर, उसका घेराव किया। पिकेट वाला वर्ड एक पहले आया हुआ है ना, घेराव किया हुआ था। इन्होंने भी आंदोलन किया होगा, कई बार जेल गई, फिर जेल से बाहर छूटी, फिर जेल गई, फिर जेल से बाहर आई। इस तरह से इनके बीच के दौरान इन्होंने कई काम किए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पीच, बड़े स्पीच दिए, टॉट स्पिनिंग, बुनाई कताई का काम भी करती थी, है ना। इन्होंने प्रभात फेरी भी लगवाती थी। प्रभात फेरी मतलब उनके भारत आंदोलन के खिलाफ, जो अंग्रेजों के खिलाफ प्रभात फेरी भी लगवाती थी। इस तरह से इनका नाम आता है। ये कहती है कि जिस समय मैंने जो अपने देश के लिए काम किया, दैट इज अ हैप्पीएस्ट डे, ये मेरे लिए सुखद जीवन है। मतलब किस तरह से जेल आ जा रही है, इतना कष्ट भोग रही है, और देश के लिए जो थोड़ा बहुत काम कर रही है ना, कहीं पर लिक्विड शॉप जो है उसको बंद करवा रही है, आंदोलन कहीं पर स्पीच दे रही है, इसको अपना सुखद जीवन मानते हैं, ठीक है, ऐसा है। थर्ड लास्ट वाले पैराग्राफ में देखिए, लास्ट वाले पैराग्राफ की लास्ट लाइन अगर आप देखिए, इसमें दिया है कि गांधी जी महिलाओं के प्रवेश से पहले थोड़ा नाराज थे कि महिलाओं का आंदोलन में प्रवेश नहीं होना चाहिए, तो भाई आंदोलन करने जा रहे हैं तो महिलाएं भी साथ में चले। ये चीज गांधी जी को शुरुआत में सही नहीं लगी, लेकिन बाद में सरोजिनी नायडू ने इनको मनवा लिया। सरोजिनी नायडू का नाम सुना होगा, सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया, ये भी याद रखिए। भारत की प्रथम महिला थी, भारत की प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार की थी, इसलिए इनका नाम भी महत्वपूर्ण है, यही दिया है। और इन्होंने ही गांधी जी को मना लिया था, कि भाई महिलाओं को अपनी आने दीजिए, आंदोलन में भाग लेने दीजिए, उनका भी तो देश है, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये देखिए नेक्स्ट में आप नेक्स्ट पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में जो गांधी जी हैं, गांधी जी के बगल में आप देख रहे हैं सरोजिनी नायडू ही है।
ठीक है, ये सरोजिनी नायडू गांधी जी के साथ में, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू के महात्मा गांधी पेरिस है ना, और 1931 में, और यहाँ से फिर जो है कुछ बातें हैं उसको हम लोग नेक्स्ट डे में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यहाँ से। और इसमें इंडिया एक्ट ऑफ 1935 सेकंड पैराग्राफ इंडिया है, इंडिया एक्ट ऑफ 1935, यही से हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। आपसे जब मैं पूछूंगा कि आप कहाँ से पढ़ाना है तो आप मुझे ये बताइए इंडिया एक्ट ऑफ 1935 क्या है, और यही से हम वीर लखन नायक के बारे में पढ़ेंगे, वीर लखन नायक कौन थे, और क्विट इंडिया लेटर ये क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन आया और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद फिर हुआ क्या, देश आजाद हुआ कि नहीं, कैसे आजाद हुआ, और क्या क्या डिमांड रही, ये सारी चीजें। बस देश आजाद ही होने वाला है और अगली क्लास में देश को आजाद करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यहाँ तक से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए, इसके बाद मैं एंड करता हूँ। जल्दी पूछिए, 3 मिनट्स का टाइम है, टाइम तो की रिमेनिंग चल रहा है, इसके बाद क्लास अपने आप एंड हो जाएगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, एक एक करके पूछ लीजिए। सर नेहरू रिपोर्ट सर किसके चैलेंज में हुई थी? अंग्रेजों के। सर आपने कोई नेम बताया था। लॉर्ड बर्कनहेड थे कोई, बर्कनहेड, इन्होंने चैलेंज दिया था कि भाई आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, तो अगर आप इतने ही योग्य हैं तो आप भी कोई अपना संविधान को कानून बना के दिखाइए। तो सर मोतीलाल नेहरू ने एक्सेप्टेड है, मोतीलाल नेहरू एक्सेप्टेड दिस चैलेंज एंड ही मेड अ रिपोर्ट, है ना, दैट वाज नोन एज अ नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी इसलिए नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी गई, ठीक है। तो संविधान भारत का पहला रिटन डॉक्यूमेंट आया था। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला रिटन डॉक्यूमेंट किसके द्वारा आया गया, यही नेहरू रिपोर्ट को ही बताना है, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कोई क्वेश्चन? अनन्या जायसवाल, मनोज्ञा, मयंक, मेधा, प्रसाद, रक्षा, श्रेया, और भी जो क्वेश्चन पूछने पूछ सकते हैं। पढ़ाई करिए भाई, ठीक है। आज मैं क्लास लेने की स्थिति नहीं था, है ना, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और इसी वजह से पहले क्लास कनेक्ट नहीं हो पा रही थी आपकी, है ना, नेटवर्क की वजह से। इसके बाद फिर धीरे धीरे कनेक्ट हुई, ठीक है, इस तरह से क्लास कंप्लीट कर लिया मैंने। अब नेक्स्ट डे में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी शायद एसएसटी की क्लास नहीं चलेगी, क्योंकि ज्योग्राफी में जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर मुझे नहीं लगता कि क्लास लेने की जरूरत है, और अगर जरूरत महसूस होगी मुझे लगेगा एक बार ले भी सकता हूँ, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि हाँ उसकी क्लास होगी, आप लोग अपने तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। हिस्ट्री की तैयारी कर लीजिए, जितना भी मैं पढ़ाता जा रहा हूँ रिवीजन करते जाइए। और कोई क्वेश्चन किसी की तरफ से? नो सर। समझ में आ रहा है सब कुछ? जितना डेटा दिया गया सब कुछ समझ में आ रहा है? बस तारीखों को याद करते रहिए, कहानी की तरफ पढ़ते रहिए, किस कौन सी कहानी किसके बाद आई, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बड़ा बड़ा जो भी ऊपर का मोटा मोटा हिस्ट्री है वो पहले समझ लीजिए। इसके बाद फिर धीरे धीरे जो उसके अंदर भी होता है वो भी समझ में आ जाता है। मैंने थोड़ा बहुत बताया आपको, बहुत कुछ है अभी इसके अंदर बताने के लिए मेरे पास, लेकिन समय का अभाव भी है, और इतना आपके बुक में है नहीं डेटा, जितना है उसी से थोड़ा बहुत ज्यादा बता सकते हैं, ज्यादा बता देंगे तो नहीं, ठीक है। अभी क्लास करा, ठीक है, एंड करते हैं क्लास। थैंक यू फॉर, थैंक यू सर, बाय।